नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विजन आईएएस संस्थान के 365 सीरीज़ को हम लोगों ने शुरू किया है और इस सीरीज़ में हम लोग इकोनॉमी को सॉल्व कर रहे थे, पढ़ रहे थे और इसके साथ ही सोशल इशू का टॉपिक्स सारे अपलोड कर दिए गए हैं और इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ पार्ट आज हम लोग देखेंगे। तो इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने आर्थिक स्थिति में या आर्थिक जगत में भारत और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या क्या गतिविधियां हुई हैं, भारत की ग्रोथ रेट कितनी है, इसको हमने डिस्कस किया था। आज हम इसी के आगे का पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और देखते हैं। और इसके साथ ही मित्रों, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी पेपर उपलब्ध हो रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जो आपके आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो यह स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो जैसा आप लोग जानते हैं, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ, या फिर जितनी भी सरकारी मौद्रिक योजनाएं हैं, सब्सिडी बाय बेस्ड योजनाएं हैं, उनका लाभ सीधे उपभोक्ता के खाते में यानी पब्लिक के खाते में ही पहुंचता है। और इसी के अंतर्गत एक और न्यूज़ थी, आए दिन मनरेगा में भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी, तो इसका समाधान भी सरकार ने खोजा है और अब भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से ही होगा। तो ज़रा इसको देखते हैं हम लोग। सुर्खियों में क्यों है, ज़रा देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट अंतरण ट्रांसफ़र को अपनाकर 2014 से 23 तक करदाताओं के 2.73 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। गौरतलब है कि डीबीटी के तहत लक्षित लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में धन भेजकर वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। यानी डीबीटी में क्या है, डायरेक्ट किसी भी कस्टमर के, उपभोक्ता के खाते में प्रॉफिट या उसका अमाउंट प्रोसीड किया जाता है, जिससे जो भी लेन देन होता है वो डिजिटली लेन देन होता है और उसमें किसी प्रकार की धांधली होने का भय या खतरा समाप्त हो जाता है। अब ज़रा इसके लिए डीबीटी योजनाओं का दायरा ज़रा देख लेते हैं। नकद अंतरण उदाहरण के लिए देखें, पहल, मनरेगा और एनएसएपी। ठीक है, ये नगद अंतरण के उदाहरण हैं। पहल के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट किया गया था, सबसे पहले मनरेगा में मैंने आपको बताया ही था, और एनएसएपी में भी किया गया है। इन काइंड ट्रांसफ़र वस्तुओं के रूप में अंतरण, जैसे सरकार द्वारा मध्यवर्ती एजेंसियों की सहायता से व्यक्तियों को दिया जाने वाला एक प्रकार का उदाहरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें भी डायरेक्ट बेनिफिट लेने की बात या पीडीएस सिस्टम लाने की बात की जा रही है। इसके अलावा आगे देखें, अन्य अंतरण, इसके तहत सरकार के अलग अलग गैर सरकारी कार्यकर्ताओं को अंतरण करना शामिल है। गैर सरकारी कार्यकर्ताओं को अंतिम छोर तक अलग अलग सरकारी योजनाओं की पहुंच में सुगम बनाने के लिए, जैसे आप जानते हैं एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, आशा आईसीडीएस के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो इनको भी डायरेक्ट अब बेनिफिट कैसे दिया जाएगा, इनके उपभोक्ताओं को डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू दिया जाएगा। डीबीटी के बारे में ज़रा एक बार ब्रीफली देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। सरकार द्वारा लाभार्थियों को आवंटित धन के वितरण में पारदर्शिता लाना और हेर फेर की गुंजाइश को समाप्त करना डीबीटी का मेन उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 2013 में देश के चुनिंदा जिलों में शुरू की गई थी और बाद में 2014 में पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया था। दूसरी बात, नोडल एजेंसी इसकी कौन है, यानी इसे ऑपरेट कौन करता है। डीबीटी मिशन और उससे संबंधित मामलों को मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव, समन्वय और लोक शिकायत के अधीन रखा गया है। लोगों को धन का भुगतान लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा।
आधार की अनिवार्यता इसमें की गई है। डीबीटी योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आधार एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, डीबीटी में आधार की अनिवार्यता नहीं की गई है और इच्छित अभ्यर्थी लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी हैं। इसके लिए आधार की प्राथमिकता दी जाती है तथा लाभार्थियों को आधार रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन आधार की अगर आप बात करें तो डीबीटी योजनाओं के लिए आधार जो है वो अनिवार्य नहीं है, इस बात पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, दूसरी, डीबीटी को सक्षम बनाने वाले घटक क्या क्या हैं? जैसे आपका जैम है, जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल, ट्रिनिटी। ठीक है, ये तीन यानी जनधन अकाउंट, आधार बेस्ड अकाउंट की कनेक्टिविटी और मोबाइल डिजिटल पेमेंट, ये ट्रिनिटी JM3 की सहायता से रिसाव की समस्या को समाप्त करने और लक्षित लोगों को तक योजना का लाभ पहुंचाने लगा है और इसके साथ ही नकदी सहित रहित समयबद्ध ढंग से लाभ का हस्तांतरण संभव हो पाया है। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद आगे देखें, बिजनेस करेस्पोंडेंट्स यानी BC इंफ्रास्ट्रक्चर। बिजनेस करेस्पोंडेंट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभार्थियों को समय पर उनके घर पर ही पूरा पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। यानी ये बिजनेस करेस्पोंडेंट्स रूरल एरिया में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है बैंक, जो क्या करेगा, जो सारे लोगों के खाताओं को यानी लोगों को बैंक तक ना जाना पड़े और उनके खाताओं और उनकी सहूलियतें आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें। इसे बैंक करेस्पोंडेंस के तौर पर कहा जाता है। भुगतान बैंक यानी पेमेंट बैंक, इसके चलते देश में दूर दराज के इलाकों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार में वृद्धि हुई है। मोबाइल मनी, पहचान के लिए आधार का उपयोग करके मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कैशलेस लेन देन हेतु एक व्यापक इकोसिस्टम विकसित किया गया है। ठीक है, तो BFT को आप समझे हैं। BFT की एक रिपोर्ट जो वित्त मंत्रालय ने आई है, जिसने ये कहा है कि भारत सरकार ने इसके अंतर्गत 2.3 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं और हेरा फेरी और कम की हुई है, हेरा फेरी समाप्त हुई है, पारदर्शिता आई है और इस पारदर्शिता का एक मेन पॉइंट ये है कि डीबीटी के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। हाँ, इससे आपको सहूलियत ज़रूर मिल जाती है। बात समझे। आगे का देखते हैं टॉपिक्स। आगे हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह सुर्खियों में क्यों है, इसको देखते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को कैशलेस प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सूक्ष्म उद्योग यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है, भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें स्वयं सहायता समूहों को सहायता दी जाएगी और कोई ना कोई लघु उद्योग या आप ये समझ सकते हैं किसी न किसी MSME का उन्हें क्या कराया जाएगा, उन्हें एक तरह से उस पर क्या कहते हैं सशक्त बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इसी में अगर हम देखते हैं लखपति योजना के बारे में क्या है। वर्ष 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह पहल शुरू की थी। उद्देश्य ग्रामीण SHG से जुड़ी महिलाओं को प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए, कितने, 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाना है। दृष्टिकोण क्या है, जरा इसे समझिए। यह पहल महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण पर आधारित है। किस पर आधारित है? विकास, यानी महिलाओं को डेवलप्ड करना है। शामिल की गई गतिविधियां क्या हैं? मैंने आपसे कहा था कि छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में महिलाओं को क्या किया जाएगा, पारंगत किया जाएगा। तो उसी में देखिए प्लम्बिंग, LED बल्ब बनाने, ड्रोन के संचालन और उसकी मरम्मत जैसे कौशल उन्हें प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अब इससे होगा लाभ, क्या होगा इसको जरा देखिए। पहले तो जरा बात कर लेते हैं SSG होता क्या, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है।
गांव-गांव अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति होती है जो आमतौर पर 10-20 स्थानीय महिलाओं के मिलकर बनी होती है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, स्वैच्छिक होती है। आप इसके सदस्य बन सकते हैं। आप ये समझिए जैसे कोई आपने एक ग्रुप बनाया और वो ग्रुप समय समय पर उस ग्रुप के सदस्यों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करता होता है। ठीक है। ये दूसरा, एसएचजी की सफलता आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार भारत में लगभग 12 मिलियन स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। इनमें से 88% एसएचजी की सभी सदस्य महिलाएं हैं। दूसरा, भारत में एसएचजी की सफलता के कुछ उदाहरण, केरल में कुटुंबश्री, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल, लद्दाख में लूम्स आदि शामिल हैं। सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती है? सामूहिक रूप से सभी सदस्य किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की जिम्मेदारी लेते हैं। महत्व क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा महत्व है वित्तीय समावेशन, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से लगभग 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, यानी परिवार जुड़े हुए हैं। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, 84% महिलाओं के का एसएचजी नेतृत्व कर रही हैं। क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता के लिए प्रशिक्षण, गरीबी उन्मूलन यानी द्वितीय और अन्य गतिविधियों से आय सृजन में सहायक, आय और बचत में 19% से 28% की वृद्धि और कुल ऋण में अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण की हिस्सेदारी 20% की गिरावट आई है। कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि माइक्रो उद्योगों में यानी एमएसएमई में महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, जिससे महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत किया जाए। और इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। आगे देखते हैं एसएचजी को बढ़ाने की पहलें क्या की गई हैं। जरा देखिए सरकार ने इससे स्वयं सहायता समूह को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है। जैसे एक योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी नेशनल रूरल योजना के अंतर्गत दीनदयाल योजना है। और ये कब शुरू की? 2011 में नेशनल रूरल लेबर मिशन के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। इसकी विशेषताएं, गरीब ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जोड़ना और उनको लगातार बढ़ावा और सहायता प्रदान करना। और 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया है। दूसरा, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम यानी SBEP 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत यह उपयोजना बनाई गई थी, जिसमें कृषि क्षेत्रकों के ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने और उनकी सहायता करना शामिल था। तीसरा, महिला किसान सशक्तिकरण योजना, इसमें क्या है? 2011 में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत कृषि में शामिल महिलाओं की भागीदारी, उपभोक्ता उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सुनियोजित निवेश करके उन्हें मजबूत बनाना, साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि आधारित आजीविका का निर्माण करना और उसे बनाए रखना। ठीक है। तीसरी बात, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये क्या है? 2014 में दीनदयाल योजना के तहत 15 से 35 वर्ष की आयु के सबसे गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करना। दूसरा, वुमनिया पहल यानी इसमें क्या है? 2019 में गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लस के अंतर्गत जेम पोर्टल और औपचारिक क्षेत्र से स्वयं महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तीसरा, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए द्वितीय केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो कब शुरू की गई है? ये 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। और 23-24 से 25-26 की अवधि के दौरान 15,000 चयनित स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना, ताकि कृषि कार्य के लिए किसानों को किराए पर ड्रोन सेवा हो सके। तो ये शुरू किया गया है 2023-24 में। ठीक है। अगला क्या है? स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज परियोजना यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट। इसमें क्या है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार SHGBL प्रोग्राम के तहत वर्ष 2023-13-14 में नवंबर 23 तक
SGS लगभग 7.68 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया जा चुका है। SGG बैंक लिंकेज परियोजना के बारे में क्या है जरा देखें। SGBL बचत आधारित सूक्ष्म वित्त का एक मॉडल है। इसकी शुरुआत 1992 में नाबार्ड द्वारा की गई थी। नाबार्ड के बारे में बता दें, ये एक RBI की एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीण लोगों को ऋण प्रदान करता है, उनकी निगरानी रखता है। नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ, ठीक है, इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में RBI द्वारा मित्रों की गई थी। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को स्वयं सहायता समूह के लिए रियायती ब्याज पर ऋण देने व बचत खाते खोलने के लिए अधिकृत किया गया था। आगे SHGBL के घटक सदस्यों को प्रशिक्षित करना और बैंक शाखा प्रबंधकों का साथ समन्वय। दूसरा, ग्रामीण बैंक शाखाओं में बैंक सखियों का प्रशिक्षण और पदस्थापन करना। तीसरा, ग्रामीण बैंक शाखाओं में समुदाय आधारित पुनर्भुगतान तंत्र आरंभ करना। चौथा, SGS को क्रेडिट लिंकेज यानी बैंकों से ऋण मिलना, ये यहाँ पर बात की गई है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक, इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या चरण किए गए हैं। 1990 से 2005 के अंतर्गत चरण 1 शुरू हुआ था, जिसमें नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम में अग्रणीय भूमिका निभाई और RBI ने बैंकों को अनुमति दी कि वे SHG के ऋण दें। हालांकि दिए जाने वाले ऋण मुख्य तौर पर सब्सिडी पर आधारित थे। दूसरा चरण 2005-06 से 12 वाला, नीतिगत बदलाव के तहत व्यक्तियों को लक्षित करने के बजाय समूहों को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। चरण 3 क्या है, 2012 से अब तक दीनदयाल योजना के शुभारंभ ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पेशेवर श्रम बल हेतु समर्पित व्यवस्था स्थापित की जा रही है। पूंजीगत सब्सिडी को हटाया गया और ब्याज सब्सिडी की शुरुआत की गई। संबंधित अगर हम सुर्खियों के बारे में बात करें तो सुर्खियां क्या हैं। माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने माइक्रो मेंटर्स मैक्रो व्यू शीर्षक की रिपोर्ट जारी की। MFIN गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक संघ है। इसे 2009 में स्थापित किया गया था। यह देश में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का शीर्ष निकाय है। सूक्ष्म वित्त से आशय निम्न आय वाले ऐसे व्यक्तियों या समूहों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है जो आमतौर पर किसी कारणवश पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित नहीं हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नज़र डालें तो NBFC, MIF, SIS अन्य विनियमित संस्थाओं में सर्वाधिक मात्रा में सूक्ष्म वित्त प्रदान करते हैं। MFIS सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में गिरावट आई है। ये वित्त वर्ष 2022 से 5.6% से घटकर वित्त वर्ष 23 में 2.7% तक आ गई है। दूसरी बात, सूक्ष्म वित्त प्रदायगी में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी में भी क्या हुई है, कमी आई है। ठीक है, और देश में कमी दर्ज की गई। इनकी हिस्सेदारी पिछले 37.7% थी, जो इस साल घटकर 34.9% रह गई है। तो ये इनका स्वयं सहायता समूह से संबंधित कुछ वित्तीय लेन देन के बारे में, बैंकिंग लिंकेज के बारे में बात की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला है फिजिकल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति। जैसा कि आप लोग जानते हैं,
फिजिकल भारत में या विश्व में जो भारत के ही प्रोस्पेक्टस में बात कर लें, अर्थव्यवस्था में दो पॉलिसियाँ चलती हैं, एक होती है फिजिकल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी यहाँ पर डिफ़ाइन की गई है। अगर आपसे बात की जाए फिजिकल पॉलिसी कौन निर्धारित करता है या कौन रिलीज़ करता है, तो ये रिलीज़ की जाती है किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? भारत सरकार के द्वारा। जबकि ऐसे ही होती है मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम मौद्रिक नीति के बारे में बात करें तो इसे कौन ऑपरेट करता है? आरबीआई द्वारा। यहीं पर एक बात और बता दूं, फिजिकल पॉलिसी वर्ष में एक बार आती है, जबकि मौद्रिक पॉलिसी आरबीआई हर 4 वर्ष में हर तिमाही के बाद और दोबारा डिफ़ाइन करती है, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, इनको क्या करते हैं? इनको निर्धारित करते हैं। तो ये मौद्रिक पॉलिसी होती है मुद्रा पर नियंत्रण, और एक फिजिकल पॉलिसी होती है राजकोषीय नियंत्रण। तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या बात की जा रही है, उसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सुर्खियों में क्या है यहाँ पर। तो सुर्खियों में यहाँ पर मित्रों है राजकोषीय नीति। क्या है? राजकोषीय नीति। इसे देखते हैं। राजकोषीय नीति के अंतर्गत राज्य वित्त यानी स्टेट फाइनेंस के बारे में बात की जा रही है। क्या है स्टेट फाइनेंस? हाल ही में रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त यानी स्टेट फाइनेंस 2023-24 के बजट का अध्ययन का एक शीर्षक से वार्षिक रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट की थीम थी भारतीय राज्यों। क्या थी थीम? भारतीय राज्यों के राजस्व डायनेमिक्स और राजकोषीय क्षमता। ठीक है, रिपोर्ट के बिंदु अगर क्या थे उस पर जरा देखते हैं। बजटीय अनुमान के अनुसार 23-24 में पूंजीगत व्यय 42.6% की वृद्धि हुई है, और जो जीडीपी का कितना है 2.9% के बराबर है। जबकि आगे देखें राज्यों के ऋण जीडीपी अनुपात 2023 के अंत तक कम होकर 27.5% रह गया, जो मार्च 2021 के अंत में 31% था। राजस्व सुधारों यानी राजस्व संग्रह और राजस्व व्यय के सुधारों ने इस कमी में मुख्य भूमिका निभाई है। यानी कुल मिला के अब जो डेप्ट है स्टेट्स की वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद में की तुलना में राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा अनुपात में भी क्या हुई है? गिरावट आई है। 2021 में ये 4.1% था, जो कम होकर 21-22 में 2.8% हो गया है। और इसकी क्या मुख्य वजह बताई जा रही है? इसकी मुख्य वजह राजस्व व्यय में कमी और राजस्व संग्रह में वृद्धि है। तीसरी बात करें, कर संग्रह में उछाल यानी टैक्स वाइंसी, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। और ये अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट था? तो अगर हम बात करें ये अमेंडमेंट 101वां अमेंडमेंट था, यानी भारतीय संविधान की धारा 279A के अंतर्गत जीएसटी को इंक्लूडेड किया गया था, और संविधान संशोधन 101वां था। तो जीएसटी में कर उछाल में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात में कर संग्रह की वृद्धि को टैक्स बोयेंसी यानी कर उछाल कहते हैं। आगे क्या है? टैक्स बोयेंसी से के 1 से अधिक होने का आशय है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में कर राजस्व में अधिक तीव्र दर से बढ़ रही है। अब इस समिति के जो अध्यक्ष थे फाइनेंस कमीशन के, उनकी क्या सिफारिशें हैं? केंद्र और राज्य का संयुक्त ऋण जीडीपी अनुपात 2023 तक कम करके कितना करना है? 60% किया जाना चाहिए, जिसमें केंद्र 40% और राज्य 20% की सीमा निर्धारित की गई थी। समिति ने एस्केप क्लॉज का प्रावधान करने का भी सुझाव दिया था। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, आपदा जैसी विशेष परिस्थितियों में राजकोषीय लक्ष्यों यानी राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा संबंधी बातों पर छूट दी जा सके। दूसरी बात अगर हम करते हैं राज्यों का पूंजीगत व्यय स्टेट कैपिटल ऑफ एक्सपेंडिचर, इसमें क्या है? हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने चालू वित्त वर्ष में 16 राज्यों
क्या 16 राज्यों में 56,415 करोड़ रुपए की पूंजीगत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह मंजूरी पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के तहत दी गई है। आगे क्या है? पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 की योजना के बारे में बात की जाए तो इस योजना की शुरुआत पहली बार वित्त मंत्रालय 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी। उद्देश्य क्या है? राज्यों को पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना, साथ ही इसका उद्देश्य पूंजीगत व्यय में उच्च गुणक प्रभाव यानी मल्टीप्लायर इफेक्ट को प्राप्त करना है। सहायता इसमें क्या है? यह योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 वर्ष से के लिए ब्याज मुक्त ऋण के लिए के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है, आगे क्या है? इस योजना के भाग क्या हैं? इस योजना के कितने भाग मित्रों हैं? इस योजना के 8 भाग हैं। पहले भाग के तहत 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इस योजना के अन्य भागों या तो सुधारों से जोड़ें तो क्षेत्रक विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित हैं। भाग 1 तहत केंद्र राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में राशि आवंटित की गई है। यह आवंटन 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार किया गया है। आगे बात करते हैं राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर के रुझान। क्या बात की गई है? उच्चतर सब्सिडी व्यय। राज्यों के पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2022 में 29% की वृद्धि हुई थी, जबकि वित्त वर्ष 2023 में वृद्धि सामान्य या सपाट रही। तीसरी बात करते हैं 2023 में पूंजीगत व्यय में कमी आने के बावजूद सब्सिडी पर राज्यों का खर्च तेज गति से क्या है? बढ़ा है। कोपेक्स को पूंजीगत व्यय के रूप में भी जाना जाता है। यह सरकारी खर्च का एक ऐसा हिस्सा होता है जो स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, सड़कों, पुलों, बांधों, रेलवे लाइनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण करने पर व्यय होता है। उसको क्या बोलते हैं मित्रों? कैपेक्स बोलते हैं। पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्ययन के अनुसार 25 राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2023 में समग्र रूप से अपने पूंजीगत व्यय के निर्धारित लक्ष्य का 76% हासिल कर लिया है। पूंजीगत परिव्यय जीडीपी अनुपात 16। राज्यों का पूंजीगत परिव्यय जीडीपी अनुपात 2021-22 में 2.3% से बढ़कर 22-23 में 2.9% होने की उम्मीद की जा रही है। आगे क्या बात करते हैं? पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, जिसमें निधियों को शीघ्र जारी करना, वित्त वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा करने के बजाय केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने में मदद करने के लिए कर हस्तांतरण किस्तों की शुरुआत में ही की जा रही है। दूसरी, केंद्र सरकार ने 2023 से संबंधित अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों के ऋण को विनियमित किया है। तीसरा, केंद्र ने राज्यों की वार्षिक निवल ऋण उधारी सीमा के हिस्से में ऑफ बजट उधारों को शामिल करने के लिए उधार मापदंडों को सख्त कर दिया है। दूसरी, ऑफ बजट उधार का तात्पर्य क्या है, इसे जरा समझते हैं। राज्य सरकार की संस्थाओं, विशेष प्रयोजन वाहनों आदि द्वारा किए गए ऋण से है, जहां मूलधन और उसके ब्याज भुगतान उधार लेने वाली संस्थाओं के नकदी प्रवाह या राजस्व से करने के बजाय राज्य सरकार के अपने बजट से किया जाता है। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत अगर हम बात करें, इसके तहत 14 प्रमुख क्षेत्रकों में उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु पूंजीगत व्यय किया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम देखें कि इस योजना के लाभ क्या क्या हुए हैं तो 8 लाभ हैं। पहला, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को हेतु प्रोत्साहन, यानी जो पुराने वाहन हैं उन्हें लिया जाए और उसके
स्थान पर नए वाहनों को रिलीज़ किया जाए, दिए जाएं। नगर योजना निर्माण संबंधी सुधार, शहरी स्थायी निकायों में वित्त पोषण संबंधी सुधार, पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाके में पुलिस कर्मियों हेतु आवास की सुविधा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु यूनिटी मॉल का निर्माण, बच्चों और किशोरों के लिए समर्पित पुस्तकालय एवं डिजिटल अवसंरचना, राज्य सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विक्रेताओं और लाभार्थियों को समय पर धनराशि जारी करने हेतु प्रोत्साहन की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, अगला क्या है हमारा सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेप्ट क्या कह रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार सामान्य सरकारी स्तर भारत का सार्वजनिक ऋण GDP के अनुपात वर्ष 2005-06 में 81% से बढ़कर 21-22 में 84% हो गया है। हालांकि यह वर्ष 22-23 में पुनः 81% हो गया है। ठीक है, पब्लिक डेप्ट के बारे में बात की गई है और इससे संबंधित क्या फैक्ट्स हैं उसे समझते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड कोष के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट अनुच्छेद 4 के तहत आमतौर पर IMF हर साल सदस्यों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करता है। यह रिपोर्ट इस संभावना जताई जाती है कि माइक्रो इकोनॉमिक एवं वित्तीय स्थिरता के कारण भारत में ठोस आर्थिक समृद्धि देखने को मिलेगी। तीसरी बात अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, सार्वजनिक ऋण केंद्र सरकार की देनदारियों को दर्शाता है। इसका भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है। इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 में है। भारत में सार्वजनिक ऋण की वर्तमान स्थिति 2023 के अंत तक केंद्र सरकार का सार्वजनिक ऋण इसके सकल घरेलू उत्पाद का 57.1% था। 22-23 में सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 81% था। सामान्य सरकारी ऋण सरकारी क्षेत्र, केंद्र, राज्य सरकारें और विधायिका वाले केंद्र शासित ऋणग्रस्तता को दर्शाता है। मार्च 2022 के अंत में आंतरिक घरेलू ऋण सार्वजनिक ऋण 94.6% था। ठीक है, जरा इसे देखते हैं। सार्वजनिक ऋण क्या है, दो तरह के हैं, आंतरिक घरेलू ऋण और बाह्य विदेशी ऋण। बिक्री योग प्रतिभूतियां करके प्राप्त किया जाता है, गैर बिक्री योग प्रतिभूतियां करके प्राप्त किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियां ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल है। मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल, स्मॉल सेविंग्स, एवज में प्रतिभूतियां आदि। तीसरा, अधिकांश बाह्य और विदेशी ऋण बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे IDA, IBRD, ABD आदि से लिए गए हैं। ठीक है, उच्च सार्वजनिक ऋण और उनके निहितार्थ के बारे में बात करें, कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को समर्थन देने वाली राजकोषीय नीति को प्रोत्साहन दिया गया है। भारत द्वारा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना से जुड़ी हुई परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाया गया है। तीसरा, राजस्व प्राप्तियों को में पर्याप्त वृद्धि के बिना सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर जारी रखने का कारण सरकार को और अधिक ऋण लेना पड़ सकता है। ब्याज चुकाने की लागत में होने वाली वृद्धि की बात यहाँ पर की गई है। तीसरी, इससे जलवायु परिवर्तन अनुकूल ग्रीन ट्रांजिशन से उभरती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए राजकोषीय संसाधन सीमित हो जाते हैं। भारत में ब्याज भुगतान GDP का 5% खर्च होता है। यह उभरते बाजारों और विकासशील देशों के औसत से लगभग दुगना। इससे क्राउडिंग आउट ऑफ प्रभाव पड़ता है, यानी इससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण निवेश संबंधी निजी व्यय में कमी आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं संबंधित सुर्खियों में क्या है। ये बाह्य ऋण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या कह रही है। विश्व बैंक ने अपनी इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट यानी IDR 2023 जारी की है, जिसमें उसने बताया है कि निम्न और मध्यम आय वाले कितने देश 120 देश के विदेशी ऋण से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और इसके अनुसार यह पाया गया कि ऋण ऐतिहासिक वृद्धि यानी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत ऋण भुगतान मूलधन प्लस ब्याज 2022 में 443.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तीसरा, ऋण भुगतान करने से जुड़ी लागत, बढ़ती ब्याज दरों और विनिमय दरों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण बाह्य ऋण को चुकाना कठिन हो सकता है।
दूसरा, 2022 में भारत के ऋण भुगतान लागत, इसकी सकल राष्ट्रीय आय GNI कितनी है? 2% थी। तीसरी बात, प्राथमिकताओं की कमी, ऋण चुकाने से विकास संबंधी अन्य प्राथमिकताएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर खर्च में क्या हुई है? कमी आई है। तीसरा, धन का बाहर जाना, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सख्त मौद्रिक नीति के कारण निवेशकों को अमेरिकी और यूरोपीय बॉन्ड बाजारों में आकर्षक रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, इससे भी धन क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है, लोअर और मिडिल क्लास के देशों के लिए, इनकम वाले देशों के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बजटीय उदाहरण क्या है, यानी ऑफ बजट बोरोइंग क्या होती हैं उसे समझते हैं। ऑफ बजट बोरोइंग की अगर हम बारे में बात करें तो उन उधारियों से है जिनका बजट में उल्लेख नहीं होता है, भले ही उनके पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? ऑफ बजटीय उधारी। तो हाल ही में ये सुर्खियों में क्यों रहा? सेंटर ऑफ सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने भारत सरकार द्वारा ऑफ बजट उधारियों का एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में क्या है जरा इसे देखते हैं। इस प्रकार राजकोषीय नेतार्थों के बावजूद बजटेतर उधार राजकोषीय संकेतों की गणना का हिस्सा नहीं है। सरकार प्रत्यक्ष रूप से बजटेतर उधार नहीं लेती, बल्कि उसके निर्देश पर किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा उधार लिया जाता है। उदाहरण के लिए, खाद्य सब्सिडी बिल का भुगतान करने के लिए FCI द्वारा लिया गया उधार व्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 को बंद कर दी गई है। तीसरा, सरकार द्वारा बजटर उधार का सहारा लेने के पीछे का कारण राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम 2023 के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को दरकिनार करना। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत उधार लेने की सीमा से बचना। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य सरकारों के पास केंद्र को कोई ऋण, बकाया ऋण है या ऐसे ऋण हैं जहां केंद्र गारंटर है, तो इस स्थिति में राज्यों को नए ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। केंद्रीय अनुदान में जब देरी होती है तो अन्य स्रोतों से कटौती से वो क्या होती है? बचती है। ऑफ बजट के बारे में अगर ये बात करें, इसका प्रभाव क्या है? यह एक अदृश्य देनदारी है जो सरकार के लिए ऋण के जाल का कारण बन सकती है। ठीक है। दूसरी बात, यह जवाबदेही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि आमतौर पर इसकी जांच नहीं की जाती है। तीसरी, बजटेर उदाहरण के तरीके, राष्ट्रीय बचत योजना, सरकारी मूल सब्सिडी और आपकी गारंटी प्राप्त बॉन्ड, घरेलू विदेशी बाजार, उधार लेना आदि। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा, ये सुर्खियों में पहले अगर हम बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है? इसमें अगर हम बात करें तो जो आपका व्यापार होता है, ठीक है, तो जो आपका लेन देन होता है, यानी एक देश से दूसरे देश के बीच जो व्यापार किया जाता है, तो व्यापार में जो लेन देन होता है और उस लेन देन में यदि किसी देश को घाटा हो रहा है तो उसे करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी आप जितना माल बेच रहे हैं उससे ज़्यादा का माल आप खरीद रहे हैं, तो ये एक प्रकार का आपका क्या है? डेफिसिट है, और इसे ही करंट अकाउंट डेफिसिट के तौर पर कहा जाता है। 2024 की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर $9.2 बिलियन हो गया है, जो पहले कितना था? $1.3 बिलियन था। यह काफ़ी हो गया है। हालांकि बाद की दूसरी तिमाही में यह घटकर जीडीपी का कितना रह गया? 1% पर आ गया है। ठीक है। CAD यानी करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में देखते हैं। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, इसमें देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में वस्तु, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन को शामिल किया जाता है। मैंने आपसे बोला ना, एक वर्ष में जो आप आय क्या कहते हैं, सेलिंग और बाइंग करते हैं, उसके आधार पर ही होता है। चालू खाता भुगतान संतुलन को दो खातों में से एक है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात एवं आयात
तथा अंतरण भुगतान को दर्ज किया जाता है। अंतरण भुगतान यानी ट्रांसफ़र पेमेंट्स ऐसी प्राप्तियां हैं जो निवासियों द्वारा किसी वर्तमान या भावी भुगतान के बिना निःशुल्क प्राप्त की जाती हैं। इसमें प्रेषण, उपहार और अनुदान शामिल हैं। दूसरा, पूंजी खाता एक ऐसा विशिष्ट समय है, आमतौर पर एक वर्ष में संपत्ति की अंतर्राष्ट्रीय खरीद और बिक्री जैसे धन, स्टॉक, बॉन्ड आदि को दर्ज किया जाता है। ठीक है मित्रों, अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें तो दो खाते हैं यहाँ पर। एक आपका चालू खाता है, क्या है, एक आपका चालू खाता है, ठीक है, चालू खाता यानी करंट अकाउंट, और एक आपका राजस्व खाता है यानी राजस्व खाता है, सॉरी पूंजीगत खाता है यानी फिजिकल अकाउंट। तो चालू खाते में क्या है, विजिबल दृश्य होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कच्चा तेल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, स्वर्ण आयात, इनका आयात निर्यात। इनविजिबल अदृश्य क्या होते हैं, इसमें सेवाएं, ठीक है, आय, लाभ, ब्याज और लाभांश, अंतरण, विप्रेषण, दान और उपहार में जो मिलता है। पूंजीगत खाते में निवेश आता है, क्या, एफडीआई और एफआईआई के रूप में, सरकारी ऋण, बाह्य वाणिज्य उधारी और एनआरआई बैंक खाता इसमें इंक्लूडेड होता है। दूसरा बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट भारत में वृद्धि होने के पीछे के कारण क्या हैं। उच्च व्यापार घाटा सबसे बड़ा कारण क्या है, व्यापार घाटा। बढ़ते आयात और घटते निर्यात के कारण सीएडी क्या हुआ है, बढ़ा है। सेवा प्राप्तियां यानी सर्विस रिसिप्ट्स में क्या हुई है, गिरावट। मुख्य रूप से कंप्यूटर, यात्रा व व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में कमी के कारण निविल सेवा प्राप्तियों में क्या हुई है, कमी आई है। वैश्विक कारकों का प्रभाव अगर हम बात करें तो धीमी वैश्विक समृद्धि के भारत का निर्यात उन्मुख सेवाओं और रेमिटेंस पर प्रभाव पड़ता है, जिससे सीएडी के स्तर को कम से कम बनाए रखने की चुनौती बढ़ जाती है। तेल की बढ़ती कीमतें, तेल की कीमतों में प्रत्याशित वृद्धि से वाणिज्यिक व्यापार घाटा बढ़ जाता है। तेल की ऊंची कीमतों के कारण आयात लागत बढ़ती है, जिससे समग्र सीएडी भी क्या होती है, प्रभावित होती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अगर हम बात करें, एफडीआई में गिरावट, निवल एफडीआई में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे समग्र भुगतान संतुलन प्रभावित हुआ है। ठीक है, सीएडी के बढ़ने के खतरे क्या हैं, सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारत में किसी बाह्य क्षेत्र के संकट के बिना जीडीपी 2.5 से 3% और सीएडी को बनाए रखा सकता है। आर्थिक सर्वे के अनुसार बढ़ते भू राजनीतिक जोखिम, वैश्विक कमोडिटी कीमतों में वृद्धि, कोविड-19 के नए वेरिएंट का डर और अमेरिकी मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण खतरों के निम्नलिखित में से सीएडी को क्या हुआ है, बढ़ा है। कैसे, विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा अपनी पूंजी निकाल जाना, सीमित पूंजी का ही निवेश होना, विनियमित दर, लंबी अवधि के लिए उच्च चालू खाता घाटा मुद्रा की वैश्विक मांग को कम कर देता है, जिससे मुद्रा विनियमित दर तीव्र गिरावट पैदा हो सकती है। तीसरी बात, मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के कारण घरेलू बचत में गिरावट आ जाना, जिससे निवेश में कमी आती है और संबंधित ज़रूरतें पूरा करने के लिए विदेशी उधार लेना पड़ता है। तीसरा, भुगतान संतुलन, इससे भुगतान असंतुलन या भुगतान संकट की स्थिति पैदा हो सकती है, जैसा कि एशियाई वित्तीय संकट 1997 में हुआ था, यानी जो आपके आसियान देश थे वहाँ पर भुगतान संतुलन हो गया था। दूसरा, श्रीलंका का संगठन के दौरान ऐसा देखा गया है। दिनांकित प्रतिभूतियाँ यानी डेटेड सिक्योरिटी क्या होती हैं, केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में दूसरी छमाही में बाजार से 6.55 ट्रिलियन रुपए उधार लेगी। इससे बाजार की उधारी से सरकार राजकोषीय घाटा को पूरा करेगी और जीडीपी का 5.9% उसे लेके आएगी। सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं, गवर्नमेंट सेक्सेस क्या हैं, गवर्नमेंट सेक्सेस केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले व्यापार योग्य लिखित ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यह सरकार के ऋण दायित्व से जुड़ा होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में व्यवहारिक रूप से चूक का कोई जोखिम नहीं होता, इसलिए इन्हें जोखिम युक्त गिल्ट एज लिखित कहा जाता है। दिनांकित गवर्नमेंट सेक्स ऐसी प्रतिभूतियां होती हैं जिनमें एक निश्चित ब्याज दर या फ्लोटिंग कूपन प्राप्त होता है और इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर अंकित मूल्य पर किया
जाता है। आमतौर पर दिनांकित प्रतिभूतियों की अवधि कितनी होती है? 5 से 40 वर्ष तक की होती है। दिनांकित प्रतिभूतियों से जुड़े जोखिम को अगर हम देखें, बाजार जोखिम ब्याज दरों पर परिवर्तन के कारण निदेशक द्वारा धारित प्रतिभूतियों के मूल्यों में उतार चढ़ाव आता है, जिससे बाजार जोखिम उत्पन्न होता है। यदि प्रतिभूतियों का प्रतिकूल मूल्यों से बेचा जाता है, उससे उसका मूल्य ह्रास होता है। पुनर्निवेश जोखिम कई बार कूपन, पेमेंट या दिए गए ऋण का मूलधन मिलने के समय जब उसे पुनर्निवेश किया जाता है तो कम ब्याज मिलता है। ठीक है। तीसरा, तरलता लिक्विडिटी। जब निवेशक किसी प्रतिभूति को खरीदकर अनुपलब्धता के कारण अपनी प्रतिभूति का विक्रय नहीं कर पाता तो उसे चल निधि जोखिम भी कहते हैं। ठीक है, ये जोखिम है। जीएक्स ट्रेजरी कितने प्रकार के होते हैं, जरा इसे देख लेते हैं। डेटेड ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार में संबंधित विपत्र होते हैं, इसलिए भारत सरकार द्वारा अल्पाधिक ऋण विपत्र होते हैं, जिन्हें 51, 91, 182 और 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल्स जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स शून्य कूपन प्रतिभूतियां होती हैं और उन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। ये अंकित मूल्य पर बट्टे में जारी किए जाते हैं और इनका मोचन अंकित मूल्य पर होता है। CMBS टी बिल के ही समान होते हैं, हालांकि 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए किया जाता है। SDLS के बारे में बात करें तो GSECS के समान ही होते हैं। ये राज्य सरकारों द्वारा सामान्य नीलामी के माध्यम से जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियां होती हैं। GCs प्रतिभूतियां जैसे जारी की जाती हैं, इनको जरा समझिए। जारी करने का तरीका, सरकारी प्रतिभूतियों को RBI द्वारा ई-कुबेर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आयोजित नीलामी के जरिए जारी किया जाता है। भागीदारी, RBI के तहत फंड अकाउंट यानी चालू खाता अकाउंट धारण करने वाले वाणिज्यिक, अनुसूची, शहरी, सहकारी बैंक, प्राइमरी डीलर्स, बीमा कंपनियां, प्रोविडेंट फंड्स ई-कुबेर के सदस्य होते हैं और वे नीलामी में भाग लेते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो यानी FPIs और कॉरपोरेट को भी गवर्नमेंट सिक्योर्ड प्रतिभूति बाजार में भाग लेने की अनुमति है। इन्हें समय समय पर तय की गई मात्रात्मक सीमा के अनुसार जारी किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले के लिए अनुचित बैंक, प्राथमिक डीलर या विशिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाती है। RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या बाजार से इनकी खरीद करता है। RBI देश की अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए ओपन मार्केट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, क्या है संबंधित सुर्खियां, बॉन्ड या सील्ड। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बेचने का फैसला किया है। इससे वर्ष 2023-24 में बॉन्ड या यील्ड बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बॉन्ड या यील्ड यह रिटर्न है जो निवेशक अपनी संपूर्ण परिपक्वता की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त करने की उम्मीद करता है। ठीक है, आगे क्या है, यील्ड का आमतौर पर ब्याज दर या जारीकर्ता के लिए उधार प्राप्त करने की लागत के रूप में भी जाना जाता है। किसी बॉन्ड की यील्ड उसकी कीमत या व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब किसी बॉन्ड की कीमत कम होती है तो यील्ड बढ़ती है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर के बारे में यदि हम बात करें, क्या कह रहा है, हाल ही में GST परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो पर 28% GST लागू करने का निर्णय लिया गया है। कर की दर, इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग 28% की दर से GST लागू किया गया। GST दर गेम की एंट्री के दौरान भुगतान की गई प्रारंभिक राशि पर लगाया जाएगा, न कि लगाए गए प्रत्येक दांव के कुल मूल्य पर। ठीक है, ये बात समझना। स्किल एवं लंक या चांस दोनों के आधार पर खेले जाने वाले खेलों को कवर करता है। दोनों प्रकार के खेलों में जीत 30% का TDS भी काटा जाता है
ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर करारोपण, भारतीय गेमर्स को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसी कंपनियों को स्वयं को जीएसटी प्राधिकरण में पंजीकृत कराना होगा और कर भुगतान करना होगा। इससे लागू करने के लिए एकीकृत जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया है। ऑनलाइन गेम्स क्या हैं? गेम्स ऑफ स्किल, ऐसा गेम जिसका परिणाम प्लेयर की विशेषज्ञता, अभ्यास और अनुभव पर निर्भर करता है, न कि केवल संयोग पर। गेम ऑफ चांस क्या है? ऐसे गेम जिसके रिजल्ट संयोगवश या अकस्मात घटनाओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें सट्टेबाजी, हॉर्स रेस, जुआ के समान माना जाता है। तो इन सब पर क्या लगाएगा? 28% जीएसटी लगाई जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर के बारे में जीएसटी पूरे देश में एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है। यह एक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। यह वस्तु के मूल्यवर्धन में प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। इसे 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के जरिए भारत में उत्पाद शुल्क, वेट, सेवा जैसे अप्रत्यक्ष करों की जगह लागू किया गया। अप्रत्यक्ष करों पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने भारत में राष्ट्रव्यापी स्तर पर जीएसटी लागू करने की यह पहली बार वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था। प्रतिदिन यानी प्रतिदिन में अगर हम बात करें जीएसटी, प्रतिदिन वेब आधारित दैनिक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली है। इसे हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है। जीएसटी की संरचना, जीएसटी, सीजीएसटी, यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य के भीतर होने वाले बिक्री पर वसूला जाता है। केंद्रीय जीएसटी, इसके तहत एकीकृत राज्य, केंद्र और राज्य के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। राज्य जीएसटी क्या होता है? राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर वसूला जाता है। राजस्व केंद्र और राज्य के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। तीसरा, अंतर्राज्यीय जीएसटी, यानी केंद्र सरकार द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बिक्री के लिए वसूला जाता है। केंद्र सरकार के गंतव्य के आधार पर राज्यों को आईजीएसटी के राजस्व का साझा किया जाता है। अब आगे देखते हैं। एकल राष्ट्रीय बाजार की स्थापना, जटिल कराधान व्यवस्था, टैक्स कैस्किंग, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की आवश्यकता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कर संग्रह की उच्च लागत क्या है इसमें समझिए। जीएसटी से संबंधित जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी एक गैर सरकारी कंपनी है जिसमें करदाता पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग, भुगतान सहित प्रणाली के लिए आईटी आधार के रूप में विकसित किया गया है। जीएसटीसी और ने जीएसटीएन को सरकारी कंपनी में बदलने की मंजूरी दे दी है। जीएसटीएन में 100% शेयर स्वामित्व का होगा और 50% शेयर केंद्र सरकार के पास होगा और 50% शेयर संयुक्त रूप से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास होगा। जीएसटी और अपीलीय अधिकरण क्या है? जीसेट केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत एक वैधानिक निकाय है। क्या है? एक वैधानिक निकाय है और यह जीएसटीएन कानूनों के तहत अपील का दूसरा मंच है और केंद्र और राज्यों के बीच विवाद समाधान का पहला साझा मंच है। पहले यह अपीलीय प्राधिकरण है। यह अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करेगा। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन 2023 में कुछ बदलाव पेश किए गए। जी सेट के सदस्यों के लिए योग्यता में बदलाव, यह कम से कम 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है। उसे अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। जी स्टेट के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली न्यूनतम आयु 50 वर्ष की होगी। जी स्टेट अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों के लिए 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष की गई है। ठीक है। जी सेट स्टेट सी संविधान के अनुच्छेद 279A के उपबंधों के अधीन जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है। यह एक संवैधानिक निकाय है। 279A को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है।
जीएसटी परिषद का गठन किया गया है और ये केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच होता है जिसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। सदस्य राज्य के वित्त मंत्री और राजस्व प्रभारी होते हैं। वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री कार्य क्या है? जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों की सिफारिश करना, ये इसका क्या है? कार्य है। मतदान के माध्यम से निर्णय लेना, निर्णय की उपस्थिति में मतदान करने वाले सदस्यों को 3/4 का बहुमत आवश्यक है। डाले गए मतों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 33%। परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर दरों, छूट और राजस्व बंटवारे सहित जीएसटी के विभिन्न पहलुओं का निर्णय करती है। कर आधार का विस्तार यानी विडनिंग ऑफ टैक्स बेस। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने आयकर विभाग से कर आधार को विस्तृत करने के 3 व्यापक सिद्धांतों पारदर्शिता, निष्पक्षता और करदाता अनुकूल व्यवस्था का पालन करने के लिए कहा है। कर आधार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। बैंक खातों और आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक कराने से सरकार को बैंक की सहायता से सभी औपचारिक लेन देन को ट्रैक करने में मदद मिली है। नए टीडीएस कोड की शुरुआत पिछले 8 वर्षों में 36 से बढ़कर 65 हो गई है। वित्तीय लेन देन विवरण एसएफटी में नए डेटा स्रोतों की शुरुआत जैसे लाभांश, ब्याज आदि। ठीक है। भारत में कराधान की वर्तमान स्थिति, कर जीडीपी अनुपात, यह एक देश में जीडीपी की तुलना में उस देश का कर राजस्व प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर का अनुपात होता है। जीडीपी की तुलना में कर का अनुपात 2023 में 11.1%, प्रत्यक्ष कर 6%, अप्रत्यक्ष कर 5.1% है। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार के संबंध में कर राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता के एक उपयोगी माप है। सामान्यतः देश में जीडीपी अनुपात में कमी धीमी आर्थिक समृद्धि दर को दर्शाती है। आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने वाले कुल जनसंख्या कितनी है? 5.3%। भारत में सबसे पहले आय की अवधारणा 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह ब्रिटिश सरकार के प्रथम वित्त मंत्री थे। 1865 से 86 के बीच कर को अस्थायी तौर पर निरस्त कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद में यह एक लगातार आरोपित वसूला जाने लगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी द्वारा जारी किए गए आंकड़े क्या हैं? 13-14 की तुलना में 21-22 में निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह 121.18% बढ़ गया है। प्रत्यक्ष जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 13-14 में 5.62% से बढ़कर 21-22 में 5.97% हो गया है। प्रत्यक्ष कर में 2.52% से उछाल दर्ज किया गया, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है। कम कर आधार का कारण क्या है? बृहत आकार के अनौपचारिक क्षेत्रक की उपस्थिति। इस क्षेत्रक में लेन देन अक्सर नकदी किया जाता है, जिससे उनका पता लगा पाना कठिन हो जाता है। कृषि आय पर छूट। यह क्षेत्रक लगभग 60% भारतीयों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत है। यह मुकदमेबाजी की अवधि को घटाने, देश में कर मुकदमेबाजी के चलते लगभग 5 लाख मामले में लंबित है। तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों यानी वित्तीय और जनशक्ति में कमी, इसके परिणाम कर प्रशासन को कम प्रभावी है। ठीक है। संबंधित सुर्खियों में देखें, एंजल टैक्स क्या होता है? वित्त मंत्रालय ने एंजल कराधान के बदलाव को प्रस्ताव दिया है और उन विदेशी संस्थाओं को भी अधिसूचित किया है जिन्हें प्रावधानों से छूट दी गई थी। एंजल टैक्स 2012 में प्रस्तुत किया गया। इसे गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य क्लोजली हैंड कंपनी के शेयरों में खरीद के माध्यम से गैर हिसाबी धन के सृजन व उपयोग को रोकना है। निवेशक यह खरीद उस कंपनी के शेयरों के उचित बाजार मूल्य की तुलना में उच्च मूल्य पर करते हैं। आधिकारिक सांख्यिकी यानी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति को संशोधित मसौदा तैयार किया है। अन्य संबंधित तथ्य, यह नीति आधिकारिक सांख्यिकी पर संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांत का समर्थन करती है। भारत ने 2016 में UNFPOS को अपनाया था। नीति उल्लिखित मुख्य पहले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ठीक है। और एकीकृत डेटा प्रणाली IDS का निर्माण
के नेतृत्व के द्वारा डेटा सेट्स के बिना किसी बाधा के आपस में जोड़ा जाएगा। यह राष्ट्रीय, राज्य, यूटीएस के स्तर पर डेटा उत्पन्न करने वाली विभिन्न प्रणालियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करेगा। नवाचार केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल के लिए कोर आधिकारिक सांख्यिकी, यह मुख्य सांख्यिकी उत्पादों जैसे जीडीपी, मूल्य सूचकांक आदि को कोर सांख्यिकी के रूप में डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, कोर या सांख्यिकी विशेषताएं राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। सरकार के लिए सभी स्तरों पर निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कर संग्रह करना और प्रसार करना अनिवार्य है। यह निर्धारित परिभाषाओं, अवधारणाओं और मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इसे पूर्व निर्धारित समय अंतराल के साथ समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए। इसे अलग अलग पृथक स्तरों पर उपलब्ध करवाना होता है। ठीक है, नवाचार। भारत में आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली की वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर देश की सांख्यिकी प्रणाली एकीकृत विकास योजना के लिए एक नोडल एजेंसी है। ठीक है मित्रों, तो ये हुआ आपका बजटीय सिस्टम। अगला चैप्टर देखते हैं क्या कह रहा है। शीर्ष स्तर पर आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय केंद्र और सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करता है। एनएससी यानी एनएससी एक सांख्यिकी मामलों का एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है। केंद्र सरकार ने 2006 में एनएससी का गठन किया था। इसे सी रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर गठित किया गया था। किसके आधार पर? सी रंगराजन आयोग की सिफारिश पर। 7वीं अनुसूची में सांख्यिकी संघ सूची के फर्स्ट प्रविष्ट में 94, समवर्ती सूची थर्ड में प्रविष्ट 45 में शामिल किया गया है। सांख्यिकी से संबंधित विशेष कानूनों के तहत संबंधित सांख्यिकी गतिविधियों के संचालन किया जाता है और इन कानूनों की जनगणना अधिनियम 1948, जन्म मृत्यु पंजीकरण 1969, सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008 शामिल हैं। तो मित्रों ये क्या हुआ है आपका, ये आपका बजटीय कार्यक्रम हुआ है। अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला चैप्टर है हमारा कौन सा? श्रम, रोजगार, कौशल विकास। ठीक है, क्या है? श्रम, रोजगार और कौशल विकास। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे क्या है? हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में LFPR 55.2% से बढ़कर 57.9%, पुरुष 78.5% और महिला 37% हो गया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के बारे में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का आरंभ किया गया था। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य रोजगार और बेरोजगारी संबंधी
ठीक है, तो क्या किया गया है, श्रम रोजगार संबंधी मुख्य संकेतों जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR, ठीक है, श्रम बल भागीदारी LPFR, बेरोजगारी दर UR का वार्षिक आधार अनुमान लगाना, इसके मूल्यांकन की गतिविधि पर स्थिति पर किया जाता है। शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर केवल 3 महीने के अंतराल के लिए, वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति यानी यूजुअल स्टेटस फ्रॉम प्रमुख कार्यकलापों की स्थिति में, सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति में, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में, दोनों आधार पर रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों के अनुमान लगाना। ठीक है, तो FPLFS में प्रयुक्त संकेतक श्रम बल भागीदारी LFER में कुल अवधि में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है। इसमें कार्यरत या काम की तलाश में लगे लोगों को काम करने के लिए उपलब्ध लोग शामिल हैं। श्रमिक जनसंख्या WPR में कुल जनसंख्या रोजगार प्राप्ति या व्यक्तियों का प्रतिशत। बेरोजगारी दर इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। कार्यकलाप की स्थिति में यह निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति को की गई कार्य गतिविधियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सामान्य स्थिति में यह गतिविधि निर्धारित सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों के संदर्भ के आधार पर किया जाता है। वर्तमान साहित्यिक स्थिति कार्य गतिविधि का अवधारणा का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक 7 दिन पहले, कितने दिन मित्रों, 7 दिन पहले संदर्भ अवधि में किया जाता है। ठीक है, लैंगिक अंतरण FPLFS के निष्कर्ष 2023 में स्वरोजगार आधारित श्रमिकों के लिए कम घंटों के अंतर सबसे अधिक पुरुषों के मामले में 50% अधिक था, जबकि नियमित वेतनभोगी श्रमिकों में 19% के मामले में सबसे कम था। सभी प्रकार के कार्यों में पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक कमाते हैं। स्वरोजगार मामले में यह अंतर सबसे अधिक है। 2023 में स्वरोजगार वाले पुरुष श्रमिकों में ने महिलाओं की तुलना में 2 गुना अधिक कमाया, जबकि नियमित वेतनभोगी पुरुष श्रमिकों ने 24% अधिक कमाया था। ग्रामीण महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी में वृद्धि हुई, साथ ही स्वरोजगार वाली महिलाओं के अनुपात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि ग्रामीण स्वरोजगार वाली महिलाओं के लिए प्रति सप्ताह काम करने की औसत घंटे 2019 में 37.1 से गिरकर 23 में 30.1 हो गए हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार श्रम बल में महिलाएं क्या हैं, जरा इसे देखते हैं। एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति के अर्थशास्त्र स्वेरेज रिक्सेंस पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डेन का घोषणा की गई और गोल्डेन का यह पुरस्कार श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के आउटकम्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के बारे में देखें, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसका प्रशासन स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित नोबेल फाउंडेशन करता है। यह पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत 1895 के द्वारा स्थापित है। यह पुरस्कार पहली बार 1901 में दिया गया था और यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति की सर्वाधिक कल्याण के योगदान दिया है। यह प्रतिवर्ष 5 श्रेणियों में भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए दिया जाता है। गौरतलब है 6ठी श्रेणी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन 1968 में स्थापित किया गया और पहली बार 1969 में दिया गया था। कौन सी संस्था पुरस्कार देती हैं? भौतिक, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज प्रदान करती है। साहित्य का स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन प्रदान करती है। चिकित्सा का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार कोरोलेंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम प्रदान करती है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा गठित करती हैं। पुरस्कार तौर पर विजेताओं को क्या मिलता है? एक नोबेल डिप्लोमा, नोबेल पदक और पुरस्कार राशि। 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार के तौर पर 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की धनराशि दी गई। नोबेल संविधि के अनुसार विजेताओं में शामिल जज 50 वर्ष तक अपने निर्णय पर सार्वजनिक विचार विमर्श तक की मनाही है। ठीक है, दूसरा, महिला श्रम भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? गोल्डन ने यू आकार के कर्व
के प्रदर्शित किया और श्रम बाजारों में महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक समृद्धि के बीच ऐतिहासिक कोई सुसंगत संबंध नहीं है। श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित से प्रभावित है। सामाजिक मानदंड, कानून और रीति रिवाज जिन्हें विवाह के बाद प्रतिबंधित किया के रूप में जाना जाता है, यह अक्सर विवाहित महिलाओं के श्रम को बढ़ती मांग के बावजूद रोजगार में बने रहने को रोकते हैं। पेरेंटहुड प्रभाव, बच्चों की देखभाल, केयर इकोनॉमी में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक जिम्मेदारी उठाती हैं। इससे उनके कैरियर में प्रगति करना, आय में वृद्धि करना कठिन हो जाता है। तकनीकी नवाचार, गतिरोध, गर्भ निरोधक दवाओं के सेवन बढ़ने से महिलाएं देर से विवाह करने लगी हैं और विवाहित महिलाएं भी बच्चों को जन्म में जल्दबाजी करने से बच रही हैं। इसके चलते उनकी शिक्षा और कैरियर की संभावना में वृद्धि हुई है। भारत में लैंगिक अंतराल असमानता को कम करने के लिए उठाए गए कदम। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसके तहत सवैतनिक मातृत्व अवकाश बढ़कर 26 सप्ताह कर दिया गया है और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रय सुविधा का प्रावधान भी किया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में कार्यदशा की संहिता 2020 की भूमि पर ऊपर खदानों और ज़मीन के नीचे जहां निरंतर उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, वहां तकनीकी पर्यवेक्षी प्रबंधकीय कार्यों में महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है। वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत इसकी किसी प्रतिष्ठान में लैंगिक आधार पर महिलाओं और पुरुषों और कर्मचारियों के बीच भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। गिग इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें, क्या है गिग इकोनॉमी? ठीक है, गिग अर्थव्यवस्था देखते हैं। हाल के दिनों में गिग श्रमिकों से जुड़े कई मुद्दे सामने आए हैं, जिसमें ब्लिंकन कंपनी के श्रमिकों की हड़ताल, जोमेटो, स्विगी डिलीवरी राइडर्स द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन शामिल है। गिग अर्थव्यवस्था और गिग श्रमिकों को देखते हैं। एक गिग अर्थव्यवस्था होता क्या है, इसे समझिए। एक बाजार मुक्त प्रणाली होती है जिसमें रोजगार सामान्यतः कैसा होता है, अस्थायी होता है। इसके अंतर्गत संगठन अल्पकालिक नियुक्तियों के लिए मुक्त श्रमिकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। गिग श्रमिकों ऐसी श्रमिक होते हैं जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी व्यवस्था से अलग अन्य रोजगार गतिविधियों में संलग्न हैं। व्यापक तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। क्या है? प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक, ऐसे श्रमिक जिनका कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऐप, फूड एग्रीगेट प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि पर आधारित होते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म शामिल जोमेटो, स्विगी, ओला आदि। नॉन प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक क्या है? पारंपरिक क्षेत्र नियुक्ति सवेतन समय सामयिक वेतनधारी ऑन अकाउंट वर्कर्स होते हैं जो पार्ट टाइम फुल टाइम कार्य करते हैं। गिग इकोनॉमी के बढ़ने का कारण क्या है? इंटरनेट तक व्यापक पहुंच, स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से वृद्धि, कई सारे प्लेटफॉर्म आपस में जुड़ते जा रहे हैं, कार्य के प्रति बदलता दृष्टिकोण, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बढ़ती मांग, ये गिग इकोनॉमी के बढ़ने के कारण हैं। गिग अर्थव्यवस्था के संबंध में विनियामक ढांचा, मजदूरी संहिता 2019 के तहत गिग श्रमिकों को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में नियोजित सभी श्रमिकों को यूनिवर्सल न्यूनतम वेतन फ्लोर वेज प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अधिकारों की रक्षा करती है। गिग प्लेटफॉर्म असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पात्रताओं को व्याख्या कर उन्हें परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। यह सामाजिक सुरक्षा कोष और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव करती है। गिग प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों को कल्याण के लिए योजनाओं को निगरानी करेगा, योजनाओं के निर्माण की सहायता प्रदान करेगा। गिग इकोनॉमी का महत्व देखते हैं। क्या है?
देखते हैं। उपभोक्ताओं के लिए पर्सनलाइज्ड सेवा प्रदान करता है, समय और पैसे की बचत, कर्मचारियों के लिए काम करने का लचीलापन करता है, रिमोट वर्किंग की सुविधा, वर्क लाइफ के बीच संतुलन, रोजगार सृजन, अर्थव्यवस्था के लिए अलग क्षेत्रकों के समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं का समाधान, स्टार्टअप्स के कारण कामकाज व्यवसाय बढ़ने के रहने में सहायक, अर्थव्यवस्था का बढ़ावा, नियोक्ता श्रमिकों को लागत में कमी, नियमों के पालन में आने वाली लागत में कमी, अलग अलग स्किल के वाले श्रमिकों की उपलब्धता। दूसरी देखते हैं बात गिग इकोनॉमी और गिग श्रमिकों की बेहतरी के लिए हाल ही में कुछ अन्य सकारात्मक विकास के साथ ही श्रम और वस्त्र में कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति श्रम रोजगार मंत्रालय के बीच देश में गिग श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाएं बनाने तथा उन्हें लागू करने का आग्रह किया है। इसके अलावा हाल ही में G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2023 में संपन्न हुई। इस बैठक में गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए स्थायी सामाजिक सुरक्षा पर आउटकम दस्तावेज को अपनाया गया है। राजस्थान सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया। इस प्रकार राजस्थान सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी विधेयक लाने की अग्रणी भूमिका निभाई है। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं, वो क्या है हमारा, बैंकिंग से संबंधित है। बैंकिंग और मौद्रिक नीति क्या है, वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात, इंक्रीमेंटल केस रिजर्व रेशियो ICRR। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अधिशेष तरलता को अवशोषित करने ICRR का उपयोग किया गया था। बाद में जब नकदी की स्थिति स्थिर हो गई तो ICRR को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया। नगद आरक्षित अनुपात CRR को वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात ICRR क्या है, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि की एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास नगद तौर पर रखना पड़ता है, जिसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, और इसमें अपनी NDTL अर्थात नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी को निश्चित प्रतिशत RBI के पास CRR के रूप में रखना आवश्यक है। निवल मांग मियादी देयताएं यानी NDTL यह किसी बैंक के डिमांड या टाइम लाइबिलिटी या ODTL कोई सार्वजनिक क्षेत्र या किसी भी बैंक या उसके द्वारा रखी गई परिसंपत्तियों की जमा राशि के बीच के अंतर को दर्शाता है। RBI अधिनियम 1934 के अनुसार सभी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक जिनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक बैंक, विदेशी बैंक, सरकारी बैंक शामिल हैं, CRR बनाए रखना अनिवार्य है। ICRR वस्तुतः नगद आरक्षित अनुपात के समान है। इसमें बैंक को अपने धन का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास रखना पड़ता है। इस राशि पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता। इससे निम्नलिखित अंतर हैं। RBI के पास CRR के अलावा ICRR को भी लागू करने का विकल्प है। वसूली जाने वाली ब्याज दर CRR से अलग होती है। CRR के साथ ICRR को कैसे लागू किया जाता है, केवल CRR का लागू होना, CRR के साथ ICRR को लागू होना। माना कि NDTL 100 रुपये है, जरा देखिए तो 4.5% दर से लागू है तो 4.5 रुपये CRR के रूप में जमा करने पड़ेंगे। अगर 150 रुपये है तो 4.5% CRR लागू है तो 6.75 रुपये, 50 रुपये की वृद्धि यानी 10% की ICR यानी 5 रुपये ICR के रूप में जमा, यानी प्रतिबंधित राशि यहाँ पे 4.5 रुपये हो जाती है और यहाँ पे 11.75 रुपये हो जाती है। ICRR का प्रभाव क्या होता है, तरलता में हुई वृद्धि को संभालने के लिए हालांकि सरकारी व्यय की बढ़ोतरी, विदेशी निवेश में वृद्धि, 2000 नोट की वापसी आदि कारणों से अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि दर्ज की गई है। मुद्रास्फीति नियंत्रण में CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जून 2023
23 में 4.9% की तुलना में जुलाई में 7.5% थी। इसे नियंत्रण लाने के लिए सख्त मौद्रिक नीति अपनाने की आवश्यकता है। बैंकिंग मजबूत बनाना, सीआरआर की वृद्धि से नकदी का बफर बनता है। इससे आर्थिक संकट, बैंक रन जैसे खतरों से निपटने में मदद मिलती है। बैंक रन किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान के दिवालिया होने के डर से जब बड़ी संख्या में उसके ग्राहक अपनी जमा राशि निकालने लगते हैं तो इसे बैंक रन कहते हैं। ऋण वितरण में कमी, ऋण वितरणता में कमी से वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आएगी। इससे अर्थव्यवस्था की कुल समग्र मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तरलता प्रबंधन के अन्य उपाय, स्थायी जमा सुविधा, इसके तहत आरबीआई बैंकों में सरकारी प्रतिभूति के दिए बिना इससे तरलता जमा अवशोषित कर लेते हैं। रिवर्स रेपो दर में बदलाव, इन दरों में बदलाव से बैंकों में जमा राशि में मिलने वाली ब्याज दर के साथ साथ ऋण देने वाली दरों में भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। खुला बाजार परिचालन, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड की बिक्री या खरीद में खुला परिचालन कहा जाता है। अर्थोपाय अग्रिम, यह केंद्र और सरकार की अस्थायी तौर पर ऋण देने की सुविधा है। आरबीआई के द्वारा अंतरण, सरप्लस ट्रांसफर बाय आरबीआई, जरा इसे देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। 21-22 में 188 करोड़ प्रतिशत अधिक है। अन्य तथ्य, आरबीआई को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 अधिशेष लाभ का आवंटन के अनुसार अधिशेष राशि सरकार को अंतरित करता है। आरबीआई का कुल ब्याज से प्राप्त होने वाले इसके प्रमुख आय की तुलना में काफ़ी कम है। इससे आरबीआई के पास अतिरिक्त पैसा अर्थात अधिशेष बच जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं आगे। इससे आरबीआई के अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा आकस्मिक निधि सीएफ, ठीक है, कंसोलिडेशन फंड, परिसंपत्ति विकास निधि को अपने पास रखता है। हालांकि मालेगांव समिति 2013 की सिफारिश के पश्चात आगे चलकर बिमल जालान समिति द्वारा पेश की गई संशोधित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई द्वारा सरकार को किए जाने वाले अधिशेष को अंतरण में वृद्धि कर दी गई है। लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट यानी LIBOR पर निर्भरता की समाप्ति, ट्रांजिशन फ्रॉम लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। हालांकि आरबीआई ने क्या किया है, बैंकों द्वारा आरबीआई को विनियमित अन्य संस्थाओं के लिए एडवाइजरी जारी की है और LIBOR पूर्णतः बाहर निकालने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है। LIBOR और मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउटर रेट का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया है। मुंबई फॉरवर्ड आउटर रेट घरेलू ब्याज दर के लिए बेंचमार्क है। इसकी वर्तमान में फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। बैंकों को वित्तीय संस्थानों यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि उनके ग्राहकों द्वारा किए गए नए ट्रांजैक्शन या किसी ट्रांजैक्शन का मूल्य निर्धारण अमेरिकी डॉलर आधारित या MIFOR पर निर्भर ना हो। गौरतलब है कि 2017 में ब्रिटिश वित्तीय अधिकारियों को एक जांच से यह पता चला है कि कुछ बड़े बैंक ने गलत डेटा प्रदान करके संदर्भ में रेफरेंस रेट को ज़्यादा कम किया है। इस हेरफेर के बाद यह आवश्यक हो गया कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली LIBOR का उपयोग समाप्त किया जाए। लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट के बारे में बेंचमार्क क्या है? वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है। सरल शब्दों में इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर ब्याज दर को तय करने के लिए एक बेंचमार्क के तौर पर किया जाता है। इस दर पर प्रमुख वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक ब्याज के दूसरे ऋण की अवधि की गई है। वित्तीय बेंचमार्क मूल निर्धारण, निपटान, वित्तीय अनुबंधों, मूल्यांकन उद्देश्यों, सूचकांकों के संदर्भ में दरों को बेंचमार्क कहा जाता है। विनिमय 2014 से पहले लिबोर को ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा तय किया गया था। बाद में बेंचमार्क के रखरखाव को यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के दायरे में लाया गया है। गणना 31 दिसंबर 2021 से पहले लिबोर की गणना 5 मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक और जापानी के लिए
की जाती थी। इसके अलावा इसकी गणना प्रत्येक मुद्रा में 7 अवधियों ओवरनाइट, स्पॉट, नेक्स्ट, 1 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 12 महीने के लिए की जाती थी। मार्च 2021 में इसे चरणबद्ध रूप से वापस लेने की घोषणा की गई, जिसके बाद केवल US डॉलर आधारित जारी करने की अनुमति दी गई है बेंचमार्क को। लिबोर पर आधारित निर्भरता को खत्म करने से भारत में को मिलने वाले लाभ क्या हैं? वित्त पोषण की लागत में कमी, वित्त निर्भरता की समाप्ति, परिणाम स्वरूप वित्त पोषण की लागत में कई तरीकों से कमी आ गई है और इसके संदर्भ में दरों की गणना में अधिक बेहतर पारदर्शी तरीके से होगी। ऋण लागत होने की लागत में कमी, इसके परिणाम स्वरूप उधार लेने वाले निवेशकों द्वारा कम ब्याज दर की मांग की जा सकती है। अधिक प्रतिस्पर्धा, वैकल्पिक संदर्भों की संदर्भ में बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा की शुरू हो सकती है और वित्तीय उत्पादों में अधिक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लिबोर के विकल्प क्या हैं? डॉलर है, सिक्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसिंग, यूरोपियन यूनियन इंटरनेट बैंक ऑफर्ड और जापान टोक्यो इंटर बैंक ऑफर्ड, चीन संघाई इंटर बैंक ऑफर्ड और भारत का मॉडिफाइड मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड यानी MMFROR। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भारत के संदर्भ में बदलाव। वैकल्पिक संदर्भ, RBI ने ARR प्रणाली को स्थापित किया। यह प्रणाली बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के ब्रिटिश पाउंड के बजाय मुद्राओं की बास्केट की दरें चुनने की सुविधा प्रदान की गई है। मुंबई इंटर बैंकिंग फॉरवर्ड घरेलू बाजार दर के लिए बेंचमार्क है। इसकी वर्तमान फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया जाता है। फॉल बैंक क्लाउज, RBI ने इन सभी पुराने वित्तीय अनुसंधानों फॉल बैंक क्लाउज को शामिल करने पर जोर दिया है, जिसके संदर्भ में लिबोर और या MPR का प्रयोग हो। चूंकि इस संदर्भ का अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए फॉल बैंक क्लाउज संशोधित शर्तों के लिए समझौता का समान होगा और यह पारदर्शिता के निरंतर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका बैंकिंग से संबंधित है। ठीक, ठीक, देखते हैं FBIR का गठन 2014 की कंपनी अधिनियम 13 के तहत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया है। इसका स्वामित्व संयुक्त रूप से फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के पास है। इसका उद्देश्य भारत में मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा से संबंधित बेंचमार्क विकसित करना और नज़र रखना है। विनियमन FBIL को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। FBIL का कार्य मत या राय के जरिए जुटाए गए डेटा और बाजार डेटा के संग्रह और प्रस्तुतिकरण के लिए है। बेंचमार्क के लिए गणना संबंधी पद्धतियों का निर्माण और उन्हें अपनाना, समय समय पर उनकी समीक्षा करना है। बेंचमार्क की गणना, प्रकाशन और उसका प्रबंधन। ठीक है, अगला चैप्टर क्या है जरा उसे देखते हैं। सरकारी भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार यानी पेमेंट सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट। सीमा पार भुगतान यानी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ये सुर्खियों में क्यों है इसे जरा देखते हैं। RBI और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS इनोवेशन हब G20 ट्रैक स्प्रेड 2023 की आयोजन किया, जिसमें उद्देश्य सीमा पार भुगतान में सुधार के लिए नवीन समाधानों को बढ़ावा देना है। G20 से संबंधित टॉपिक को, ठीक है, ये एक प्रकार का वित्तीय लेन देन है और वित्तीय संस्थानों व्यवसायी व्यक्तियों के बीच होता है। इस प्रकार के लेन देन में सेंडर और प्राप्तकर्ता अलग अलग देशों में स्थित होते हैं। 2030 तक सीमा भुगतान बाजार $290 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। सीमा पार भुगतान के प्रकार क्या हैं? इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र यानी स्विफ्ट कोड का उपयोग करके एक बैंक से किसी अन्य दूसरे बैंक देश में स्थित बैंक का हस्तांतरण। ठीक है, डिजिटल वॉलेट, इसमें पॉल पे, पेपाल, गूगल पे और एप्पल पे जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं।
ठीक है। तीसरा, इंटरनेशनल मनी क्रेडिट ऑर्डर इस किसी थर्ड प्रोवाइडर के रूप में प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाता है। इसमें क्रेडिट कार्ड माध्यम से लेन देन, क्रिप्टो करेंसी आदि शामिल है। सीमा पार भुगतान की प्रक्रिया, दोनों जगह बैंकों के खातों का उपयोग करके सरलता से सीमा पार भुगतान क्या है, इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय बैंक एक दूसरे के पास अपना खाता लेन देन खाता खोलते हैं और उसी के जरिए विदेशी मुद्रा का भुगतान करते हैं। ठीक है। इसका अंतर्राष्ट्रीय बैंक एक दूसरे के आसपास अपना खाता खुद नहीं खोलते हैं, इसके बाजार किसी माध्यम या प्रतिनिधि के बैंक का भुगतान करते हैं। ठीक है। सीमा पार भुगतान का महत्व, वैश्वीकरण। सीमा पार भुगतान वैश्वीकरण प्रक्रिया मूलभूत तत्व है। वैश्विक बाजारों तक पहुंच, व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अपना विस्तार करने और नए ग्राहकों की आपूर्तिकर्ता भागीदारों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय समावेशन वंचित समुदायों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सीमा पार भुगतान विशेष महत्व, विप्रेषण भेजने आसानी से एज इजी रिमिटेंस 2016 के बाद भारत की सीमा पर विप्रेषण 8% की CAGR से बढ़ रहा है और यह यात्रा पर्यटन को सुविधाजनक बनाना। 2021 में भारत में यात्रा और पर्यटन उद्योग ने देश की GDP में लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था। विदेशी निवेश में तेजी, वित्त वर्ष 2023 में भारत का कुल 70.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है। सीमा पार भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय, RBI पेमेंट विजन, इसमें द्विपक्षीय बहुपक्षीय समझौता या व्यवस्थाओं का उपयोग करके सीमा पार भुगतान को सुगम बनाने पर ध्यान दिया गया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड भीम UPI QR कोड के माध्यम से सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग देशों, वहां की कंपनियों और व्यापारिक संस्थाओं को मिलकर कई पहलें शुरू की गई हैं। वर्तमान में सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, नेपाल, भूटान भीम UPI QR कोड के माध्यम से भुगतान की स्वीकृति मिल गई है। RBI ने भारत में होने वाले विदेशी नागरिक और NRIs UPI के इस्तेमाल की अनुमति दी है। सीमा पार भुगतान के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग कर भारत UAE समझौता ज्ञापन हुआ है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी क्या है, सेबी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्शन यानी IRRA प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ये है क्या? IRRA प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से ट्रेडिंग समय समय पर टेक्निकल ग्लिच निवेशकों को बचाने के लिए आरंभ किया गया। ट्रेडिंग के समय टेक्निकल ग्लिच के चलते निवेश अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसमें 2 फेज होते हैं, एक प्राइमरी साइड, दूसरा डिजास्टर रिकवरी। यह प्लेटफॉर्म सभी ट्रेडिंग केंद्रों से ट्रेडिंग मेंबर्स को ट्रेडर्स के डाउनलोड करता है और साथ ही इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग या वायरलेस तकनीक का उपयोग करने वाले निवेशकों को IRRA एक्सेस करने के लिए एक लिंक के साथ ईमेल भेजता है। इससे देश के सभी एक्सचेंजों NSE, BSE, नेस्डेक्स, MCX और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को संयुक्त रूप से विकसित किया है। सेबी के बारे में बता दें तो मित्रों, सेबी की स्थापना कब हुई? 1992 के प्रावधानों 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इस कानून के जरिए एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया है, सांविधिक, और इसे भारत सरकार के एक संकल्प रेजोल्यूशन के माध्यम से 1988 में गठित किया गया था। इस बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है। 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। बोर्ड का एक सदस्य RBI द्वारा नियुक्त किया जाता है, 2 बोर्ड सदस्य वित्त सचिव द्वारा, 5 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सेबी के कार्य क्या हैं जरा देख लीजिए। प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, स्टॉक एक्सचेंजों में कामकाज को विनियमित करना, प्रतिभूति के शेयर और इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करना, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट आदि पंजीकरण के विनिमय करना और निवेशक शिक्षा मध्यवर्ती और को बढ़ावा देना। सेबी की शक्तियों के बारे में एक बार नजर डालें
तो मित्रों सेबी एक अर्ध विधेयी निकाय है, अर्ध न्यायिक निकाय है। प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के कामकाज को विनियमित कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियमों को पारित कर सकता है, जुर्माना भी लगा सकता है। प्रतिभूति कानून संशोधन 2014 के आधार पर 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की किसी भी मनी पूलिंग योजना विनियमित कर सकता है। इसके साथ ही नियमों में गैर अनुपालन नियमों की परिसंपत्तियों को अटैच कर सकता है। सेबी किसी भी प्रकार की प्रतिभूति लेन देन की जांच कर के दौरान किसी भी व्यक्ति या संस्था से टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड जैसी जानकारी मांग सकता है। जुर्माना लगाने, किसी संस्था व्यक्ति को अस्थायी रूप से से प्रतिबंधित करने, कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। निवेशकों के हित के लिए मध्यवर्ती और व्यक्ति के उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश भी जारी कर सकता है। सेबी द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के लिए संशोधित समय सीमा क्या की गई है? प्रतिभूति ने कंपनियों के आईपीओ लिस्टिंग समय सीमा को 6 दिन से घटाकर कितनी कर दी है? 3 दिन कर दी है। T+6 की जगह T+3 काम किया गया है। आईपीओ से तात्पर्य प्राथमिक बाजार में जनता की प्रतिभूतियों की बिक्री से है। यह कंपनियों के लिए धन जुटाने का सबसे बड़ा स्रोत के रूप में कार्य करता है। सेबी का नया आईपीओ जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा और इसके साथ ही कंपनियों को पूंजी तरलता को त्वरित प्रदान करेगा। दूसरा फ्रेमवर्क BRSR फॉर फ्रेमवर्क। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने BRSR कोर आश्वासन के लिए फ्रेमवर्क की मुख्य श्रृंखला के लिए ESG प्रकटीकरण शुरुआत की है। पर्यावरण सामाजिक गवर्नेंस एक फ्रेमवर्क है जो हितधारकों को यह समझने में मदद करता है कि कोई संगठन ESG मानदंडों से संबंधित जोखिमों और अवसरों को प्रदान करने के कैसे कर रहा है। सेबी ने इसके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को विनियमित संशोधन किया है और इसके निम्नलिखित बदलाव हैं। BRSR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कोर और अपडेट। BRSR कोर एक सब डेटा है जो 9 ESG विशेषताओं के तहत प्रदर्शन संकेतक का सेट शामिल है। BRSR रिपोर्टिंग के माध्यम से सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों को मानकीकृत तरीके से प्रकटीकरण परिभाषित किया है। तीसरा, भारत के उभरते बाजारों प्रासंगिकता को ध्यान रखते हुए छोटे शहरों में रोजगार सृजन, व्यवसाय का खुलापन, महिलाओं को भुगतान किए जाने वाले सकल वेतन जैसे आश्वासन को कुछ नए KPIs पहचान की गई है। मूल श्रृंखला में ESG का प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2024-25 में सूचीबद्ध 250 कंपनियों बाजार पूंजीकरण के आधार पर लागू होगा। सूचीबद्ध कंपनियां अपनी वार्षिक रिपोर्ट BRSR कोर के अनुसार मूल्य श्रृंखला के लिए प्रकटीकरण करेंगी। मूल श्रृंखला में किसी सूचीबद्ध कंपनी को शीर्ष अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम साझेदारों को भी शामिल करना होगा जो मूल कुल मिलाकर क्रमशः खरीद बिक्री के 75% हिस्से को कवर करती हैं। आगे क्या है? डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग। क्या है डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डब्बा ट्रेडिंग को शामिल संस्था के नाम से लेते हुए एक नोटिस जारी किया। डब्बा ट्रेडिंग एक अनौपचारिक ट्रेडिंग है, स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से बाहर होती है। इसके तहत ट्रेडर्स किसी विशेष स्टॉक को भौतिक स्वामित्व लेने के लिए वास्तविक लेन देन किए बिना ही स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव करते हैं और एक्सचेंज में होने वाली ट्रेडिंग के समान ही। इसके अंतर्गत आय का लाभ का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं होता है। परिणामस्वरूप व्यापारियों को कराधान से बचने में मदद मिलती है। इसे प्रतिभूति अनुबंधन विनियमन 1956 के तहत एक अपराध माना गया है डब्बा बॉक्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI। हाल ही में सेबी ने उच्च जोखिम वाले उच्च चिन्हित विदेशी पोर्टफोलियो की ओर से अतिरिक्त प्रकटीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव पेश किया है और इस प्रस्ताव में परामर्श पात्र तौर पर जारी किए हैं। भारत FPI के मौजूदा प्रावधान क्या हैं? यह सेबी द्वारा निर्धारित होते हैं, 2019 के तहत विनियमित हैं। सेबी भारतीय प्रतिभूतियों FPI द्वारा जारी किए जाने वाले निवेश में कुछ सीमाएं हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 भारत में FPI के प्रबंधित करने के लिए प्राथमिक कानून है। धन शोधन निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण 2005 इसमें परिवर्तन किया गया है। और पोर्टफोलियो के बारे में अगर हम FDI के बारे में बात करें, FDI और विदेशी पोर्टफोलियो में क्या अंतर है? FDI का आशय विदेशी
विदेशी निवेशकों द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित उद्यम में पर्याप्त ब्याज प्राप्त करने के लिए किया गया निवेश है। एफपीआई क्या होता है? यहाँ से विदेशी निवेशकों द्वारा किसी दूसरे देश में वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश से है, जैसे बॉन्ड या निवेश। ठीक है, ये है सक्रिय निवेश है और ये निष्क्रिय निवेश है। प्रत्यक्ष निवेश है, ये अप्रत्यक्ष निवेश है। अत्यधिक नियंत्रण होता है, बहुत कम नियंत्रण सरकार का इस पे होता है और इस पर सरकार का अधिक नियंत्रण होता है। दीर्घकालिक निवेश होता है और ये अल्पकालिक निवेश होता है। इसलिए एफडीआई अच्छा निवेश माना जाता है, जबकि एफपीआई को इतना अच्छा निवेश नहीं माना जाता है मित्रों। ठीक है, विदेशी भौतिक परिसंपत्तियों और उद्यमों में निवेश होता है, दूसरे देश की वित्तीय संपत्तियों में निवेश होता है। कठिन है, प्रवेश और निकास इसमें अपेक्षाकृत आसान है, स्थिर है और परिवर्तनशील है, जोखिम पर आधारित है। प्रेस नोट 3 की शर्तों का उल्लंघन दुरुपयोग करने के लिए प्रेस नोट 3 के तहत अनिवार्य किया गया है। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश की कोई कंपनी केवल सरकारी मार्ग के जरिए ही भारत में निवेश कर सकती है। FP3 ब्रिटिश विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर लागू नहीं होता है, इसलिए PN3 की शर्तों से बचने के लिए FPI मार्ग का दुरुपयोग किया जा सकता है। संबंधित पार्टी लेन देन के प्रकटीकरण की विफलता RPT के तात्पर्य दो पक्षों के बीच किए गए किसी सौदे या व्यवस्था से है, जो पहले से मौजूद व्यावसायिक संबंध या सामान्य हित के चलते एक दूसरे से जुड़े हैं। हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में RPT गैर प्रकटीकरण आपत्ति उठाई थी। FPI जो वर्तमान में फ्रेमवर्क है, उसे FPIS RPT प्रकटीकरण की आवश्यकताओं के प्रत्यक्ष रूप से दरकिनार करने की अनुमति मिली है। FPI विनिमय के लिए सेबी प्रस्ताव FPI का प्रकटीकरण FPI के संबंधित वर्गीकृत किए जा सकते हैं। कम जोखिम वाले FPI संबंधित इकाइयों से कंपनियों के केंद्रीय बैंक, सॉवरेन हेल्थ, ठीक है, फंड के माध्यम से जोखिम जैसे पेंशन फंड या पब्लिक रिटेल फंड जैसे फंड के निवेश बहुत अधिक संख्या में होते हैं। इनकी पहचान सरल नहीं होती है। उच्च जोखिम अन्य सभी निवेशक जो उपयुक्त दोनों श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। उच्च जोखिम के अत्यधिक पारदर्शी संबंधी उपाय पारदर्शी तरीके से पहचाने गए उच्च जोखिम वाले FPI के लिए फंड के स्वामित्व में आर्थिक हित और नियंत्रित करने के अतिरिक्त प्रकटीकरण का अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रकटीकरण उपयुक्त जोखिम वाले FPI से लिए अग्रलिखित दशाओं के अतिरिक्त प्रकटीकरण अनिवार्य होगा यदि किसी कंपनी का उनके निवेश या किसी कंपनी में उनकी समग्र हिस्सेदारी एक सीमा से अधिक हो। कॉरपोरेट ऋण मार्केट देखते हैं। सेबी ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास फंड की शुरू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। होता क्या है? इसका गठन वैकल्पिक निवेश फंड के तौर पर किया। इसके तहत बाजार में संकट दबाव के दौरान निवेश ग्रेड प्रणाली कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों की खरीद की जाएगी। वैकल्पिक निवेश फंड वस्तुतः निजी तौर पर एकत्रित किए गए फंड होते हैं, जिन्हें भारत में निवेश करने के लिए स्थापित या नियमित किया जाता है। ऐसे फंड के लिए आवश्यक धनराशि अनुभवी निवेशकों जैसे एंजल निवेशक, वेंचर कैपिटल्स आदि जुटाई गई है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड एक प्रकार की रेटिंग है जो दर्शाती है नगरपालिका या कॉरपोरेट बॉन्ड डिफॉल्ट जोखिम बहुत कम है। CDMDF की शुरू करने का उद्देश्य क्या है? यह बाजार संकट दबाव के दौरान बाजार के ऋण दबावों को पढ़ता है और इसमें समय से पहले जोखिम खुले बाजार में बॉन्ड की प्रतिभूतियों, विशेष रूप से लंबी परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड और प्रतिभूतियों की बिक्री होने लगती है, जिससे तरलता संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और तरलता की पहुंच प्रदान करने और बाजार प्रदान करेगा। जिस प्रकार संकट आने से RBI के बैंकों और तरलता में उधार और फंड कॉर्पोरेट में मदद करेगा। ठीक है, योगदान क्या है जरा इसे देखते हैं। कंट्रीब्यूशन कुछ विशिष्ट ऋण उन्मूलन म्यूचुअल फंड योजनाओं में परिसंपत्ति या प्रबंधन कंपनियों के लिए फंड योगदान करना अनिवार्य है। अवधि क्या है? इसकी अवधि 15 वर्ष होगी, हालांकि इसे सेबी के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है। कॉर्पोरेट ऋण बाजार के बारे में अगर हम और देखें तो ऋण बाजार प्रायः बॉन्ड के बाजार यानी फिक्स्ड इनकम मार्केट या क्रेडिट मार्केट कहा जाता है। ऋण बाजार के मोटे तौर पर सरकारी ऋण बॉन्ड बाजार या कॉर्पोरेटेड बॉन्ड बाजार में वर्गीकृत किया जा सकता है। इशू जारी करना कंपनियों प्रायः अपने कामकाज
कामकाज को बढ़ाने, नए उत्पाद बनाने और नई निर्माण सुविधाएं खोलने के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करती हैं। प्रकृति कॉरपोरेट बॉन्ड आमतौर पर लंबी अवधि के ऋण लिखित होते हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है। विनियमन कॉरपोरेट बाजार के विनियमन के अधिकारी सेबी के पास हैं। 2002 में सेबी और आरबीआई के बीच नियामकीय क्षेत्राधिकार प्रतिभूति अनुबंधन नियम 1956 में संशोधन करके स्पष्ट किया गया। इसके बाद मुद्रा बाजार और सरकारी प्रतिभूतियों 2000 आरबीआई के नियामकीय क्षेत्राधिकार में स्पष्ट तौर पर किया गया था। भारत में बॉन्ड बाजार की स्थिति 2022 तक भारत में आउटस्टैंडिंग कॉरपोरेट बॉन्ड में लगभग 17% के बराबर था। अन्य उभरती हुई एशियाई आवश्यकताओं के लिए यह आंकड़े काफ़ी अधिक हैं। साउथ कोरिया और मलेशिया 50% से अधिक, चीन लगभग 40% से अधिक है। कॉरपोरेट बाजार का महत्व निवेश के लिए आवश्यक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 इस बात पर बल दिया गया कि उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था से निवेश आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने पर जोर दिया गया है। संसाधनों का कुशल आवंटन, यह कॉरपोरेट हेतु लागत प्रभावी ढंग से धन जुटाने और बैंक वित्त में निर्भरता कम करने के लिए अतिरिक्त मार्ग के रूप में कार्य करता है। कॉरपोरेट बैलेंस शीट में सुधार, अच्छी तरह से विकसित कॉरपोरेट बाजार से बाह्य वाणिज्यिक उधारी पर कॉरपोरेट जगत पर निर्भरता कमी आती है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर अधिक निर्भरता को अस्थिर सूचक भी माना जाता है। हाल ही में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज पर डिपॉजिटरी द्वारा देख रेख किए जाने वाले निवेशक सुरक्षा कोष और निवेशक सेवा कोष के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रस्तुत किए हैं। निवेशक सुरक्षा कोष आईपीएफ की स्थापना का उद्देश्य स्टॉक एक्सचेंज के भागीदारों जैसे स्टॉक ब्रोकर और निवेशक के हितों की रक्षा करना है। इसका स्थापना सभी स्टॉक एक्सचेंजों एवं डिपॉजिटरी की आईपीएफ की स्थापना करेंगे। डिपॉजिटरी क्या होते हैं? डिपॉजिटरी एक वित्तीय संस्था या संगठन है जो व्यवसाय और व्यक्तियों के वित्तीय लिखितों डिपॉजिट को स्वीकार करता है। स्टॉक और बॉन्ड जैसे वित्तीय लिखितों खरीदों को बेचने में सहायता प्रदान करता है। डीमेट खाते भारत में केवल अग्रलिखित डिपॉजिटरी में ही खोले जा सकते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड प्रशासन स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी में आईपीएफ के प्रशासनिक कामकाज को देख रेख इसी प्रकार इसी उद्देश्य से बनाए गए अलग अलग ट्रस्टों द्वारा की जाएगी। पृथककृत निधि सजेस्टेड फंड स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी है, यह सुनिश्चित करेंगे कि आईपीएफ की धनराशि पूरी तरह अलग रहे। साथ ही यहाँ यह भी देखना होगा कि आईपीएफ क्रमशः स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी की किसी भी देयता से मुक्त होंगे। समीक्षा क्या है? स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी सुनिश्चित करने के लिए अर्धवार्षिक समीक्षा करेंगे आईपीएफ की राशि अपने उचित स्तर पर या नहीं। आईपीएफ का अंशदान स्टॉक एक्सचेंज में लॉस्टिंग शुल्क 1%, आम जनता के समक्ष सब्सक्रिप्शन के लिए प्रतिभूतियों की पेशकश के समय जारीकर्ता कंपनियों को 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट की ब्याज 100% होगा। सेबी के नियमों का पालन न करने पर ट्रेडिंग करने वाले सदस्यों और सूचीबद्ध कंपनियों से वसूला गया जुर्माना आईपीएफ के लिए किसी भी निवेश को प्राप्त ब्याज आय से 70% आईपीएफ का उपयोग डिफॉल्ट होने वाले ट्रेडिंग मैनेजर्स ग्राहकों को विश्व वैध निवेश दावों का निपटान करेंगे। इसके बाद निवेशकों की अंतिम राहत संबंधी भुगतान करने में भी इसका उपयोग किया जाएगा। डिपॉजिटरी कामकाज, एक लाभ का 5%, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को सभी के जुर्माने में दंड, आईपीएफ के लिए किसी भी निवेशक के ब्याज और आय। निवेशक शिक्षा और निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे। इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार और शेयर मार्केट साक्षरता को बढ़ाना, भागीदारी को बढ़ावा देना और बेनिफिशियल ओनर वैध दावों को पूरा करने में है। निवेशक कोष आईएसएफ के बारे में, आईएसएफ का उद्देश्य निवेश होने वाली जनता को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करना जैसे निवेशक शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम, कंपनियों की जानकारी प्रसार करना आदि। वित्त पोषण स्टॉक एक्सचेंज को आईएसएफ के लिए प्राप्त लिस्टिंग शुल्क में कम से कम 20% निवेश करने वाली जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग रखना होगा। पर्यवेक्षण आईएसएफ यानी सुपरविजन की निगरानी नियामक परीक्षण निरीक्षण समिति द्वारा की जाएगी। ठीक है,
मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट (MII) एक प्रकार का वित्तीय संस्थान है और स्टॉक मार्केट में दैनिक संचालन के कामकाज के लिए आवश्यक संरचना को प्राप्त करती है। ISF का उपयोग निवेशक और शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, कोष में 50% की हिस्सा टियर 2 और टियर 3 शहरों को खर्च करने के माध्यमों में प्रशिक्षण देने के लिए, खर्च न हो पाने पर ट्रांसफ़र आदि, कोई स्टॉक एक्सचेंज पर या डिपॉजिटरी बंद हो जाता है तो उसकी मान्यता समाप्त हो जाती है और अपना कामकाज बंद कर देता है, तो स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के पास खर्च न आने पर EPF और ISF के बीच राशि सेबी निवेशक संरक्षण कोष से ट्रांसफर कर देगी। सेबी निवेशक संरक्षण कोष क्या है? इसकी स्थापना सेबी द्वारा 2007 में की गई है, 2009 के अधिनियम द्वारा की गई है, निवेशकों की सुरक्षा और शिक्षा को जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? हाल ही में भारतीय यानी सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े फ्रेमवर्क को लचीला किया है। इसके पता चला कि SSE यानी सोशल फ्रेमवर्क निम्नलिखित माध्यम है। NPOS के माध्यम से म्यूचुअल फंड के माध्यम से दान देकर, जीरो कूपन जीरो वेल प्रिंसिपल बॉन्ड जारी करके, ZCPPS केवल SSE और पंजीकृत NPO द्वारा ही जारी किए जाएंगे और विशिष्ट अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। इस पर विशेष और ये बॉन्ड परिपक्व अवधि के मूलधन भुगतान नहीं है और इनके पीछे उद्देश्य कल्याण और लाभ संबंधी है। FPS में से इक्विटी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जारी करके क्या है? कॉरपोरेट फाउंडेशन, राजनीतिक और धार्मिक संगठन की गतिविधियां, पेशेवर व्यापार संघ और ये आपके आवश्यक वैध नहीं है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें, SSE वस्तुतः स्टॉक एक्सचेंज का ही एक अलग सेगमेंट है और सामाजिक उद्यमों और स्टॉक एक्सचेंज के जरिए जनता को धन जुटाने में मदद करता है, जैसे लाभवर्धक सामाजिक उद्यम और NPOS। ठीक है। सेबी दिशा निर्देश के तहत SSE सूचीबद्ध करने के लिए सामाजिक उद्यमों निर्धारित सामाजिक कार्य शामिल होंगे, जिसमें भुखमरी, कुपोषण, असमानता को समाप्त करना, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, स्लम और एक सामाजिक उद्यम मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मापदंडों को पूरा किया जाएगा। क्या है? पिछले 3 वर्षों में औसत राजस्व शामिल करने के लिए कम से कम 67% हिस्सा, गतिविधियां पिछले 3 वर्षों में औसत कम करने के लिए 67% हिस्सा और अवधि की गतिविधियों को प्रदान करना। पिछले 3 वर्षों में जनता और ग्राहकों और लाभार्थियों की गतिविधियों को कम करने के लिए 67% करना। तो मित्रों, आज हम लोगों ने विजन का इकोनॉमी का टॉपिक्स देखे हैं, जिसमें शेयर मार्केट, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, आपका वित्तीय फाइनेंस, ये सिस्टम देखा। शेष इसका टॉपिक शीघ्र ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ हमारे लिंक को शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।